हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमर सामाजिक विज्ञान बहिर पंचम अध्याय जाना होछि साम्राज्यर अभ्युदय। तो पिला माने एही वीडियो रे एही पाठर जो प्रश्न उत्तर अछि ताको हमें एही वीडियो रे डिस्कस करिबा। ठीक अछि, तो चलो अधिक डेरी करबानी आरंभ करिबा आज क्लास को। देखो बिले एक नंबर क्वेश्चन दला एक साम्राज्यर वैशिष्ट्य कोन एवं एही साम्राज्य गोटे राज्य ठारू किपरि अलगा अटे। तो उत्तर पे आम लिखिपर जे साम्राज्यर वैशिष्ट्य। तो प्रथम देवा आम केन्द्रीय क्षमता बोली हेडिंग देवा। बुझीगला पे माने केन्द्रीय क्षमता जड़े सर्वोच्च सम्राट जहाँ को आम सम्राट बा अधिराज बोली कहि परिबा। तो जड़े सर्वोच्च सम्राट द्वारा यही साम्राज्य शासित जी की विशाल भूखंड शासन करती आउ अधीनस्थ स्थानीय शासक मान नियमित कर बा भेटी ग्रहण करती। तापर आउट हेडिंग देवा स्थायी सेना बोली अर्थात साम्राज्यर सीमा सुरक्षा नूतन भूखंड जय करने एवं जदि साम्राज्य भितर जदि कोई विद्रोह है ताकू दमन करने एक विशाल आउ तालीम प्राप्त सैन्य बाहिनी बजाय रखे। तापरे प्रशासनिक नौकरशाही बोली गोटे हेडिंग देवा। तो मुख्यतः कर आदाय करने आईन श्रृंखला को बजाय रखापी ता सहित दूर दूरांतर अंचल को परिचालना करने एक संगठित बा गोटे सिस्टमेटिक गोटे अधिकारी व्यवस्था बा नौकरशाही व्यवस्था मुख्यतः रही है। वाणिज्य संपद नियंत्रण मुद्रा ओजन आ माप को मानकीकृत करे है। तो साम्राज्य जदि अच्छी तेज साम्राज्य कौन कर मुद्रा ओजन आ माप को मानकीकृत करे एवं खनि जंगल आ मुख्य वाणिज्यिक पथ भली गुरुत्वपूर्ण संपद उपरे क्षमता प्रयोग करे। भित्तिभूमि देखिया बेले साम्राज्य मुख्यतः विस्तृत बेले बड़ बड़ सब रास्ता नेटवर्क रहिबो जोगाजोग पथ रहिबो आ दुर्ग गुड़िक निर्माण करा जिवो आ रक्षणाबेक्षण मध्य करा जिवो। यह राज्य ठारू किपरि डिफरेंट देखिया बेले तो राज्य और साम्राज्य मध्य फरक। तो आकार और परिसर देखिया बेले तो गोटे राज्य साधारणतः छोट थाए आउ समान संस्कृति विशिष्ट आउ जड़े राजा द्वारा प्रत्येक भाव में शासित होता है। किंतु जदि साम्राज्य कथा कहबा साम्राज्य अनेक गुण बड़ थाए राज्य ठारू जहाँ जो साम्राज्य रे अनेक गुड़े जो पुराना राज्य गुड़िक था से गुड़िक मिसिकी साम्राज्य मुख्यतः गठन होता है। तो जहाँ अनेक पूर्वतन राज्य आ विभिन्न सांस्कृतिक गोष्ठी आ विशाल भूखंड को लेकर मुख्यतः आम साम्राज्य गठित होता है। जदि शासन प्रणाली कथा देखा तो राज्य रे शासन स्थानीय स्तर होता है। तो राज्य रे शासन मुख्यतः स्थानीय स्तर होता है कि साम्राज्य रे साम्राज्य रे शासन व्यवस्था केमी हुए ना जो स्थानीय शासक मान था से माने करद राजा भाव में रुहति आउ जो माने कि कर प्रदान करती आमर सम्राट को आउ एक केन्द्रीय राजधानी निकट में उत्तरदायी से रुहति जमीक आमर पाटलिपुत्र पाखे। तो पाटलिपुत्र थिला आमर कौन साम्राज्यर राजधानी थिला। तर आसला आवश्यक संबल पृथक राज्य गुड़िक तुलन में साम्राज्य चलैबा बहु अधिक आर्थिक आ सामरिक संबल ता सहित जटिल प्रशासनिक व्यवस्था आ विशाल भित्तिभूमि आवश्यक होता। चल 2 नंबर क्वेश्चन देखा। तो यहाँ हूँ आम साम्राज्य और राज्य भितर पार्थक्य राज्य साम्राज्य को परिवर्तन होगापी राज्य साम्राज्य को परिवर्तन होगापी गुरुत्वपूर्ण कारक गुड़िक कौन। तो पे 2 नंबर क्वेश्चन कारक गुड़िक हूँ प्रथम आसला महत्कांक्षा और राजनैतिक दूरदृष्टि माने शक्तिशाली शासक माने प्रचुर संपत्ति आ राजनैतिक प्राधान्य एवं ऐतिहासिक गौरव रखापी निज भूखंडर विस्तार करने को चाहती जहाद्वारा कौन हुए ना राज्य गुड़िक साम्राज्य परिणत हुए। ता सहित सामरिक श्रेष्ठता प्रजुक्ति विद्या अर्थात धारुआ लुहा अस्त्र शस्त्र सेनारे जंगली हाथी गुड़िक सामिल करने भली सामरिक विकास द्वारा कौन हुए ना शक्तिशाली राज्य गुड़िक निजे निजे गोटे गोटे प्रतिद्वंदी मान परास्त कर राज्य गुड़िक साम्राज्य परिणत हो जाती। तृतीय है प्रचुर संपद और अधिक उत्पादन। तो जेहेतु गंगा भली गोटे उर्वर नदी अववाहिका प्रचुर खाद्य उत्पादन करुला जहाँकि विशाल स्थायी सेना और सहर गुड़ी को भरण पोषण कर गंगा नदी पाखे राजा गुड़िक राज्य गुड़िक गंगा नदी अंचल गुड़ी को निज अधीन नापी चाहती। तो से राज्य को सम्राट परिणत साम्राज्य माने साम्राज्य परिवर्तन करती। गुरुत्वपूर्ण वाणिज्य तो आभ्यंतरण वाणिज्य नेटवर्क जोटा कि उत्तर पथ दक्षिण पथ अच्छी तापर नियंत्रण द्वारा कर आदाय ठीक से ही पड़ता वाणिज्य नियंत्रण ठीक से ही पड़ता ये करती। चल 3 नंबर क्वेश्चन देखा। अलेक्जेंडर को विश्व इतिहास जड़े गुरुत्वपूर्ण राजा भाव में विवेचना कराए कहीं तुमको लगुच। तो अद्भुतपूर्व भूखंड विस्तार जमीक कि अलेक्जेंडर विशाल पारस्य साम्राज्य जय करते प्राचीन विश्व इतिहास
ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ଗ୍ରୀସ୍ ଠାରୁ ମିନ୍ସ ମାସାଡୋନିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମିଶର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଆରବ ସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ୟୁରୋପ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଏବଂ ଏସୀୟ ଜଗତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ, କଳାତ୍ମକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମରିକ ନିପୁଣତା, ସେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଠିନ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ସେନାକୁ ତ ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଠିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଅପୋନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ଯଦି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହାଇଡୋପିସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ରାଜା ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁ ରାଜା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ପଥର ବିକାଶ, ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବିଜୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଳପଥ ଆଉ ଜଳପଥକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଉପମହାଦ୍ୱୀପୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦ୍ୱୀପକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିପାରିଥିଲା। ମିନ୍ସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜା ଏମିତି ନଥିଲେ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଏକ କରିପାରିଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲେ, କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଶାସନ କଳା ବି ଥିଲା, ଯେମିତିକି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ନୈତିକ ଶାସନ ଦେଖିବା ବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସାମରିକ ବିଜୟ ବଦଳରେ ଅହିଂସା, ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି ରାଜକୀୟ ଶାସନରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ଦେଖିବା ବେଳେ ସାରନାଥର ସିଂହସ୍ତମ୍ଭ, ଯୋଉଟାକି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ତା ସହିତ ଚିକ୍କଣ ବାଲୁକା ପଥର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଥର ସ୍ତୂପ ଭଳି ଅତୁଳନୀୟ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାବନା ଲିପିର ପ୍ରସାର ଦେଖିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରି ନୈତିକ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଓ ବାହାରେ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ କେଉଁ ସବୁ ଧାରଣା ଆଜି ବି ଅନୁଭୂତ ହେଉଅଛି? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ଥିଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗ, ମିନ୍ସ 7ଟି ଅଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟକୁ 7ଟି ଗଠନମୂଳକ ଉପାଦାନରେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ରାଜା ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଅମାତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଭୂଖଣ୍ଡ ପ୍ରଜାକୁ ଜନପଦ କୁହାଯାଏ, ଦୁର୍ଗକୁ ଦୁର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ରାଜକୋଷ ହେଉଛି କୋଷ, ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ, ଆଉ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ମିତ୍ର। ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଆସିଲା ଜନକଲ୍ୟାଣ ହିଁ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଆମର କୌଟିଲ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କ ଖୁସି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ମିନ୍ସ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ରାଜାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାସନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ନିୟମିତ କର ଆଦାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟବହାରିକ କୂଟନୀତି ଓ ସୁରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଚାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଧୁନିକ ଶାସନ ସଂରଚନାରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଧାରଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ମେଳ ଖାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଧାରଣାରେ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ବଜେଟ୍ ବା ରାଜକୋଷ, ପୋଲିସ ସେନା ଆଉ ବୈଦେଶିକ କୂଟନୈତିକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ଯାକ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧାରଣା, ଯେମିତିକି ଆଜିର ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅର୍ଥନୈତିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଥିଲା କୂଟନୈତିକ ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଆଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଶୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅସାଧାରଣ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର କେଉଁ ଦିଗ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆଉ କାହିଁକି? ତ 250 ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଦେଖ,
सम्राट अशोक विश्व इतिहास जड़े असाधारण शासक भाव में ठिया हुंती कारण से निज क्षमतार शीर्ष थी निज हिसाब से स्वेच्छाकृत भाव में हिंसात्मक सामरिक विजय परित्याग करते। कलिंग युद्धर भयंकर रक्तपात एवं विनाश देखि गभीर भाव में मर्माहत होगा पर अशोक अहिंसा मार्ग आपणई बौद्ध नीति को ग्रहण करते। से सामरिक बल बदल में धर्म विजय मीन्स धम विजय करने को श्रेयकर मन करते। पारंपरिक साम्राज्यवादी शासक मान भिन्न हुई से स्थानीय प्राकृतिक लिपि लिखित शिलालेख और स्तंभलेख मध्य प्रजा मान प्रत्यक्ष जोगाजोग करते जो धार्मिक सहिष्णुता पशु कल्याण परिवेश सुरक्षा एवं सामाजिक समता को प्रोत्साहन कर देथिला। न्यायिक निरपेक्षता सुनिश्चित करने और अन्य कारादंड कि निर्यातन रोकने से धर्म महापात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्ति करथिले। देख बोले 7 नंबर क्वेश्चन देख राजा प्रियदर्शी होउछन्ती ईश्वर प्रिय मो द्वारा नियुक्त धर्मपात्र माने जनसाधारण हित कार्य करते से माने समस्त संप्रदाय आ उभय गृही एवं सन्यासी मान निमंते सर्वदा कार्यरत ब्राह्मण सन्यासी जैन और अन्य संप्रदाय निमंते मु केतेक लोकों को बौद्ध परंपरा रे नियुक्त देई अछि। एपरि अनेक प्रकार राज कर्मचारी विभिन्न दायित्व रहिछन्ती किंतु मोर धर्म कर्मचारी माने केवल एई कार्य रे एवं अन्य संप्रदाय निमंते तत्पर रहिथांती। अच्छा पिला माने ए सब जो आमे जो पढिले पढ़िया पर तुम कौन भावुच जे अशोक अन्य धार्मिक चिंताधारा आ विश्वास प्रति सहनशील अटंती तो आलोचना करी लेख लिखी। तो ये कथा हूँ पिला आमर सम्राट अशोक अवश्य पिला 6 नंबर क्वेश्चन जो थिला आमर पूर्वटा अधा रही जे जो अशोक असाधारण दिग गुड़िक भारत को किपरि प्रभावित कर देखीदा देख यही परिवर्तनकारी परंपरा आज आधुनिक भारत को गभीर भाव में प्रभावित करमती जातीय पताका हो राष्ट्र आदर्श वाक्य हो कि संविधान मूल मूल्यबोध। जातीय पताका कथा कहवा तो भारतर जातीय प्रतीक जहाँकि अशोक भारत जातीय प्रतीक अशोक सारनाथ सिंह स्तंभ अणा आउ जातीय भारतीय जातीय पताकार मझिरे जो चक्र अच्छी जहाँकि अशोक चक्र अटे मीन्स आईन और धर्म चक्र अटे। राष्ट्र आदर्श वाक्य कथा चिंता करवा तो जातीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जहाँकि अशोक स्तंभ तले लिखा जाइए। संविधान मूल मूल्यबोध मीन्स अशोक धार्मिक बहुवाद अहिंसा सार्वजन स्वास्थ्य सेवा पशु कल्याण एवं सरकारी उत्तरदायित्वर सिद्धांत गुड़िक आधुनिक मूल्यबोध संविधान रे सन्निविष्ट गणतांत्रिक आ धर्मनिरपेक्ष मूल्यबोध सहित मेल खाऊ। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थी कौन ना ये जो कोटेशन दिगला तुम्हें कौन भावुच अशोक अन्य धार्मिक चिंताधारा विश्वास प्रति सहनशील थे कि तो उत्तर हम हाँ। तो हाँ सम्राट अशोक अन्य धार्मिक विश्वास और चिंताधारा प्रति अत्यंत सहिष्णु थे जिनकी समावेशी कल्याण शिलालेख में स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छी जे धर्म अधिकारी माने बिना कौन भेदभाव सन्यासी और गृहस्थ उभयों कल्याण समस्त संप्रदाय लोकों मध्य कार्य करुले। ओके पे तो आउे पढ़ देख तो शिलालेख में स्पष्ट भाव में लिखाई जे मीन्स आम अशोक जो धर्म अधिकारी माने बिना कौन भेदभाव सन्यासी और गृहस्थ समस्त सेवा करुले समस्त संप्रदाय प्रति सम्मान दौले। अशोक स्पष्ट भाव में बौद्ध धर्म है कि ब्राह्मण आजीविक सहित जैन भली एकाधिक धर्मर परंपरा को नाम देते जत्न नहीं जहाँ दर्शाए संरक्षण केवल बौद्ध धर्म मध्य सीमित नथिला से सब धर्म को समान दृष्टि देखुले। नैतिक सद्भाव उपर गुरुत्व निज प्रजा मान गोटे निर्दिष्ट धर्म ग्रहण करने को बाध्य करने बदल में अशोक समग्र साम्राज्य को पारस्परिक सम्मान और नैतिक आचरण और शांतिपूर्ण सहावस्थान को प्रोत्साहन करथिले। 8 नंबर क्वेश्चन देला प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपिर बहुल प्रचलन थिला एही लिपि विषय में अधिक जानिबा को चेष्टा कर आवश्यक स्थले शिक्षक सहित आलोचना करी तांकर सहाय्य नियो। ब्राह्मी लिपि संपर्क तुम जहाँ शिक्षा लाभ कल तार एक छोट प्रकल्प प्रस्तुत कर। तो देख बिले संक्षिप्त विवरणी ब्राह्मी लिपि ऐतिहासिक गुरुत्व ब्राह्मी प्राचीन भारतर अन्यतम पुरातन पठन योग्य लेखन प्रणाली अटे। ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी में सम्राट अशोक शिलालेख आउ स्तंभलेख यह मुख्य लिपि भाव में व्यवहृत होता। आधुनिक भारतीय लिपिर जननी तो देवनागरी बंगला तमिल ओडिया तेलुगु कन्नड़ ता सहित दक्षिण पूर्व एशियार यू जिनस गुड़िक आमर यही ब्राह्मी लिपि ही आसी अछि। ओके ब्राह्मी लिपि ही आसी अछि। लिपिर प्रकार आसला जहाँ आम एबुगिडा कहवा तो पाश्चात्य वर्णमाला
पाश्चात्य वर्णमाला परि न होई ब्राह्मी एक आबुगिड़ा लिपि जो प्रत्येक व्यंजन वर्ण रे एक स्वरवर्ण निहित थाए जहाँ अन्य स्वरवर्ण पर मात्रा बा चिन्ह द्वारा परिवर्तित कर लिखिबार दिग देखिया बेले मुख्यतः बामरू डाणु लिखा जाए। 1837 मसीह कोलकातार मीटर बोली जड़े अधिकारी जेम्स प्रिंसेस द्वारा यही लिपिर सफल रूप पठन करथिले जहाँफल ऐतिहासिक माने शताब्दी पर प्रथम थर पर अशोक शिलालेख गुड़ी पढ़ार समर्थ होते। 9 नंबर क्वेश्चन ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी तुमको कौशाम्बी कावेरी पट्टनम जावाई कहला तुम ये यात्रा किपरि के समय मध्य कर लेख बोली कही तो कौशाम्बी कावेरी पट्टनायक तो कौशाम्बी हूँ पे उत्तर प्रदेश गोटे जगह कावेरीपट्टनम हूँ पूरा दक्षिण भारत गोटे जगह। तो देख यात्रापथ परिवहन माध्यम यात्रापथ परिवहन माध्यम मुख्य वाणिज्य पथ कथा कहवा तो आपण दक्षिणापथ दे यात्रा करेंगे और जहाँ गंगा समतल भूमि को जोटा कि आधुनिक उत्तर प्रदेश कौशाम्बी अटे तो मध्य भारत जोटा कि उज्जयिनी और सांची देकी आसब तो उत्तर भारत दक्षिण भारत मिसी उत्तर भारत मध्य भारत पर्यंत आम पलि आसब उज्जयिनी सांची पर्यंत दाक्षिणात्य मालभूमि और दक्षिण उपकूल केन्द्र तामिलनाडुर कावेरीपट्टनम सहित जोड़ुला बुझिले पे मैंने तो आप दक्षिणापथ देकरी यात्रा करेंगे जहाँ गंगा समतल भूमि को आधुनिक जोटा कि आधुनिक उत्तर प्रदेश कौशाम्बी अटे ता मध्य भारत दे दक्षिणात्य मालभूमि और दक्षिणात्य उपकूल को जीव जोटा कि तामिलनाडुर कावेरीपट्टनम सहित जोड़ी हम। यातायात माध्यम पादरे चलवा जिनपतर आ व्यावसायिक सामग्री शगड़ गाड़ी आ घोड़ा रथर व्यवहार हो पारी ठीक अच्छे। तो नदी गुड़ी को काठ डंगा फेरी मध्यम पार होवर व्यवस्था थिला। हिंस्र जंतु लुटेरा मान दाउर रक्षा पाइबा यात्री मैंने साधारणतः संगठित व्यवसायी संघ सहित ही मिलामिशा होगी जाऊे। जदि मोट दूरता कहवा तो कौशाम्बी ठारू से कावेरीपट्टनम पर्यटन दूरता हूँ पे पाखापाखि केते किलोमीटर ना 1800 2000 किलोमीटर जब डेली आम 12 ରୁ 25 किलोमीटर जावा लगे तो पशु मान दैनिक गति देखा बेले पशु मान विश्राम और खराब रास्ता को ध्यान रखी एक व्यवसायी दल दिन को प्राय 15 ରୁ 25 किलोमीटर पथ अतिक्रम करते रहा स्थान देखा बेले प्रमुख व्यवसायी संघर सहर अशोकों राजपथ थी विश्रामगार नदी पार होगा स्थान गुड़िक आवश्यक रही कर वर्षा दिन को एड़ाई साधारणतः पाणीपाग यही यात्रा पूर्ण करने को प्राय 3 ରୁ 4 मास अर्थात 90 ରୁ 120 दिन समय भी लगुला। ठीक अच्छे पे तो पे प्रकार आम 9 जाक प्रश्न उत्तर ये कंप्लीट कले आशा करूँ वीडियो समस्त पसंद आसो। तो चलो पे वीडियो को एंड कर समस्त थैंक यू सो मच।